रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 6 जयपुर राजस्थान। रात का वक्त। झील अपने सामने प्रियांशी को देख रही थी, जो एकदम से कहीं खोई हुई थी। झील को समझ में आ चुका था कि प्रियांशी इस वक्त अतीत और आज में उलझी हुई थी। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। रूहानी झील को देखते हुए बोली, मॉम, अब हम क्या करेंगे? झील अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, इसे जो बोलना है बोलने दो। अतीत को सामने रखना चाहती है, अपनी जुबान से तो रखने दो। सब याद आ रहा है और ये अच्छी बात है, ध्रुव के लिए भी और इसके लिए भी। प्रियांशी फिर से बोली, मुझे याद आ रही है वो रात, जैसलमेर की, उस महल की वो रात। बोलते हुए प्रियांशी कहीं खो गई। फ्लैशबैक। जैसलमेर की वही रात थी। ध्रुव ने प्रियांशी को सब कुछ बता दिया था और सब जानने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। इस वक्त प्रियांशी खुद प्रियांशी नहीं बल्कि आकांक्षी थी। आकांक्षी ध्रुव के गाल पर हाथ रखकर बोली, मेरी बात सुनो। क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा था कि तुम हेवन गए हो, तुम्हें बुलाया गया है। पर ध्रुव बीच में ही बोला, नहीं बुलाया गया जहनसीब, किसी ने नहीं बुलाया मुझे। ये सब कुछ साजिश है, सब कुछ। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी उसे कुछ एहसास हुआ और उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले बादल बहुत ज्यादा होने लगे थे और इसी के साथ हल्का हल्का धुआं भी। ध्रुव ने आकांक्षी को एकदम से अपने पास खींच लिया और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ पल में आसमान में एक साया सा दिखा जिसकी सिल्वर व्हाइट आइस दिख रही थी और उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, जो उसे पूरी तरीके से ढके हुए था। उसके बाल बिखरे हुए थे और ध्रुव और आकांक्षा उसकी तरफ देख रहे थे। ध्रुव धीरे से बोला, वेरोनिका। आकांक्षी कंफ्यूजन से बोली, कौन वेरोनिका? तभी वेरोनिका तेज आवाज में बोली, ये तो गलत बात है ना, तुम मुझे नहीं पहचान रही, अपनी माँ को? ये सुनते ही आकांक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो वेरोनिका की तरफ देखने लगी। आकांक्षी ने जैसे ही वेरोनिका की आंखों में देखा, ध्रुव ने एकदम से उसकी आंखों को अपने हाथों से ढका और उसके कान में बोला, आंखों में नहीं देखना जहनसीब, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने आकांक्षी को पीछे किया और वेरोनिका को देखकर बोला, तो तुम हो वो जिसने मुझे काबू में किया था। तो तुम ही हो जिसने मेरे हाथों से उन्हें मरवाया जिन्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ध्रुव की बात सुन वेरोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ ही पल में जमीन पर आ चुकी थी। वेरोनिका को देखते ही आकांक्षी ने एकदम से ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे ना चाहते हुए भी वेरोनिका से बहुत डर लग रहा था। उसके चेहरे का डर देखकर वेरोनिका बोली, ये डर बहुत खास है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम जिसके बेटे हो, मुझे उससे नफरत है। मुझे पूरे हेल से नफरत है, पूरे हेल को बर्बाद करना है और तुम मेरे हथियार हो। ध्रुव अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, और ये हथियार तुम्हारा हथियार कभी नहीं बनेगा, हथियार नहीं बन सकता। बोलकर उसने एकदम से अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ से निकलती हुई रेड रेस सीधे वेरोनिका के ऊपर लगी और वो एकदम से लड़खड़ा गई। वेरोनिका ने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से कुछ किरणें निकली, जिस वजह से ध्रुव एकदम से पीछे होकर गिर गया। इस वक्त ध्रुव सबसे ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वो पहले ही वेरोनिका के काबू में था और अब जाकर निकला था, जिस वजह से उसकी आधी शक्तियां काम करना बंद कर चुकी थी। आकांक्षी चिल्लाकर बोली, ध्रुव, तुम ठीक हो? इससे पहले कि आकांक्षी ध्रुव के पास जा पाती, वेरोनिका ने अपने हाथ आगे करते हुए कुछ किरणें निकाली, जिसके चलते आकांक्षी दूर होकर गिर गई। आकांक्षी के गिरते ही वेरोनिका के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, अंत हूं मैं, तुम सबका अंत। इंतकाम की आग में अंत करके रहूंगी मैं। जो मेरा अंत है, उसका अंत सबसे पहले होगा। क्यों ध्रुव, तैयार हो मारने के लिए? ध्रुव एकदम से खड़ा हुआ और वेरोनिका को देखकर बोला, इतना आसान? इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और वो घुटनों के बल गिर गया। वेरोनिका का बेहद सर्द आवाज में बोली, मौत तुम्हारे पास आ रही है और लाने वाली ये वेरोनिका है। तैयार हो जाओ ध्रुव, अपनी आखिरी सांस से गिनने के लिए। बोलकर वेरोनिका ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। धीरे धीरे वहां का मौसम बुरी तरह बिगड़ने लगा। चारों तरफ आंधी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि आज कायनात पूरी तरीके से उजड़ने को तैयार थी। वही आकांक्षी एकदम से खड़ी हो गई और वो अभी भी वेरोनिका को देख रही थी। वेरोनिका ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने ध्रुव की तरफ अपने दोनों हाथ की है। इससे पहले कि वेरोनिका का एक भी वार ध्रुव की तरफ आ भी पता, आकांक्षी उसके सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर वेरोनिका को रोकना शुरू कर दिया।
ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और वो आकांक्षी को देखने लगा, जिसकी आंखें डार्क ग्रीन से बिल्कुल पर्पल हो चुकी थी, और वो वेरोनिका को घूर रही थी। उसके हाथों से पर्पल रेस निकल रही थी, जो कि वेरोनिका को रोक रही थी। आकांक्षी की शक्तियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वेरोनिका धीरे धीरे पीछे होती चली जा रही थी। ध्रुव ने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर वो धीरे से खड़ा हुआ। ध्रुव धीरे से बोला, जहां नसीब। ये सुनते ही आकांक्षी एकदम से मुड़ी, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया, और इसी का फायदा उठाकर वेरोनिका ने उस पर अचानक से हमला किया कि तभी आकांक्षी ने अपने दोनों हाथों को फैलाए और वो बिल्कुल हवा में उठ गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पर्पल आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। इसी के साथ उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और सामने एक पर्पल कलर की लेयर बनी हुई थी। इसके दूसरी तरफ वेरोनिका थी। वही ध्रुव की दिल की धड़कनें कभी बढ़ रही थी तो कभी कम हो रही थी, जिसे ध्रुव साफ महसूस कर पा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। वो गौर से अपनी धड़कनों पर फोकस करने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव धीरे से बोल, तुम्हारा काबू हटाना यानी कि मेरा दिल खुद आउट ऑफ कंट्रोल होना। नहीं वेरोनिका, ये नहीं हो सकता। खुद को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम्हें खत्म करना है। उसने कुछ पल अपनी आंखें बंद रखी और फिर उसके हाथ से रेड रेसने निकलने लगी। उसने अपना वही हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखा, जिससे उसके दिल की धड़कन हल्की हल्की नॉर्मल होने लगी। वेरोनिका आकांक्षी को भुलाते हुए बोली, सबसे बड़ी मुसीबत हो तुम, और तुम जैसे मुसीबत को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आकांक्षी धीरे से बोली, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर इतना पता है कि कोई मेरे ध्रुव को कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कमजोर करेगा तो उसकी जहनसीब सामने वाले से लड़ जाएगी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाए, वेरोनिका। वेरोनिका ने कुछ पल आकांक्षी की तरफ देखा और फिर उसने एक बार चांद की तरफ देखा। अमावस का चांद था, जिसका साफ मतलब था कि इस वक्त उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। वेरोनिका डार्क का अंश थी। अंधेरी चीज उसे और स्ट्रांग बनाती थी, और अंधेरापन उसकी खासियत थी। वेरोनिका ने एकदम से अपना हाथ आगे किया और उसने जोर के झटके के साथ आकांक्षी पर अटैक किया, जिस वजह से आकांक्षी एकदम से नीचे गिर गई और उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई। वेरोनिका चिल्लाते हुए बोली, आज अगर तुम मर गई तो कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम मर गई तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनते ही आकांक्षी ने कंफ्यूजन से वेरोनिका को देखा, क्योंकि उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसकी कंफ्यूजन देखकर वेरोनिका हंसते हुए बोली, मासूम हो तुम, जो नहीं समझ पा रही कि तुम जिंदा क्यों थी। चलो मैं बताती हूँ। तुम जिंदा इसलिए थी क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी था। तुम मेरा अंश हो, इसीलिए पावर्स है तुम्हारे पास। कोई एंजल नहीं हो तुम, डार्कनेस की पावर से तुम्हारे पास हेल से पूरी तरीके से जुड़ी हुई हो तुम, वेरोनिका से जुड़ी हुई हो। पर अब तुम मर सकती हो और इसका इंतजाम मैंने कर दिया। बोलकर वेरोनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने सीधे ध्रुव के ऊपर अटैक किया, जो कि इस वक्त अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जो आउट ऑफ कंट्रोल होने में लगी हुई थी। ध्रुव ने एकदम से अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। आकांक्षी ने जैसे ही ध्रुव को देखा, वो धीरे से बोली, नहीं ध्रुव, होश में आओ प्लीज। ध्रुव एकदम से बोला, होश में हूं मैं जहनसीब, अब नहीं खोने वाला मैं अपने होश को। बोलते हुए उसने वेरोनिका को देखा, जो हैरानी से उसे देखने लगी। वेरोनिका धीरे से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव बीच में बोला, क्या लगा, एक बार काबू करोगी तो दोबारा कर जाओगी। बोलते हुए ध्रुव खड़ा हुआ और फिर वो वेरोनिका की तरफ बढ़ने लगा। आकांक्षी भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। वेरोनिका ध्रुव को घूरते हुए बोली, बेशक तुम्हें मेरे काबू में होना चाहिए था। ध्रुव उसकी आंखों में देखकर बोला, ये नहीं होगा। नहीं जानता कि कौन हो तुम, पर इतना पता है कि तुम्हें मारना तो पड़ेगा। वेरोनिका ने कुछ पल ध्रुव की आंखों में देखा और फिर अचानक उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वेरोनिका धीरे से बोली, कमजोर हो तुम, अपनी कमजोरी को ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। बोलकर उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़कर ध्रुव के सीने पर रखा। ध्रुव की धड़कन जो अभी तक धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही थी, वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगी, जो ध्रुव साफ महसूस कर सकता था। आकांक्षी ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और फिर वेरोनिका को देखकर चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों कर रही हो ये सब। वेरोनिका चिल्लाते हुए बोली, बदला चाहिए मुझे। अगर ये मारेगा तो वो हेल किंग तड़पेगा, और मुझे यही चाहिए। और अगर ये मरा भी नहीं तो इसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, इसकी धड़कन छीन लूंगी मैं।
और ये वादा है मेरा। वही ध्रुव, जो अब तक शांति से खड़ा था, उसकी आंखें बंद थी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। कुछ पल वेरोनिका को देखने के बाद उसने एक बार आकांक्षी की तरफ देखा, जो वेरोनिका को देख रही थी। आकांक्षी अचानक से बोली, ध्रुव, मारो मुझे। ये सुनते ही ध्रुव 2 कदम पीछे हटा और वो अभी भी आकांक्षी को देख रहा था। आकांक्षी उसकी तरफ मुड़कर उससे बोली, मारो मुझे और खत्म करो। वेरोनिका एकदम से बोली, क्या बोल रही हो तुम? आकांक्षा उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी होगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ध्रुव मुझे मारेगा तो तुम तड़पोगी, अगर ध्रुव मुझे मारेगा तो तुम्हें लगेगी जैसे अभी लगी। बोलते हुए उसने वेरोनिका के सर की तरफ इशारा किया। वेरोनिका के सर पर हल्की सी खरोच आई थी और वैसी ही खरोच आकांक्षी के सर पर भी लगी थी। आकांक्षी मुस्कुराते हुए बोली, क्या लगा तुम्हें अपनी बातों से पागल बनाओगी और मैं बन जाऊंगी? ये लगा तुम्हें कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। ध्रुव, खत्म करो मुझे। बोलते हुए उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। आकांक्षी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वादा किया था कि हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ, पर वादा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सही रखना जरूरी है किसी के अंत के लिए। बोलते हुए उसने वेरोनिका को देखा, जो उसे घूर रही थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख आकांक्षी हल्का सा मुस्कुराई और फिर ध्रुव की आंखों में देखकर बोली, तुम मुझे जाने दोगे तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं खुद तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। तुम मत जाओ, इंतजार करो मेरे आने का, पर एक बार मुझे खत्म कर दो। एक बार मुझे जाने दो, क्या पता ये शांत हो जाए, क्या पता मेरे साथ ये खत्म हो जाए, और अगर नहीं भी हुई तो इतनी टूट जाएगी कि तुम उसे खत्म कर सको, फिर शायद क्या पता मैं आ जाऊं। इतना बोलकर वो रुक गई और वो अभी भी ध्रुव की आंखों में देख रही थी। फ्लैशबैक कंटिन्यू। झील जैसे ही जैसलमेर की हवेली में पहुंची, वो ध्रुव को ढूंढते हुए वहां पहुंची जहां पर ध्रुव, आकांक्षी और वेरोनिका थे। वहां पहुंचते ही झील के कदम एकदम से रुक गए और वो अपने सामने का नजारा देखने लगी। आकांक्षी खून से लथपथ ध्रुव की बाहों में जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं ध्रुव बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। उसने आकांक्षी को अपने सीने से लगाया हुआ था और वही आकांक्षी निढाल सी थी, जिसका साफ मतलब था कि उसकी सांसें थम चुकी थी। झील धीरे से बोली, मार दिया तुमने इसे भी? ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम से झील को देखा और धीरे से बोला, मॉम, उस वेरोनिका ने सब खत्म कर दिया मॉम। उसने मुझे कंट्रोल किया, मेरे हाथों नानी को मरवाया और अब। बोलते हुए रुक गया और उसकी नजर आकांक्षी के चेहरे की तरफ चली गई। झील चिल्लाते हुए बोली, तुमने मारा सबको? ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम हैरानी से झील को देखा और वो धीरे से बोला, क्या? झील गुस्से में बोली, तुमने, सिर्फ और सिर्फ तुमने मारा सबको। माफी के काबिल नहीं हो तुम ध्रुव, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते हुए मोती बनकर नीचे गिर रहे थे। ये हमेशा से होता था, झील के आंसू मोती बनकर बहते थे। उसके आंसू कभी भी बर्बाद नहीं होते थे, या वो नॉर्मल पानी नहीं रहते थे। ध्रुव ने आकांक्षी को धीरे से वही जमीन पर लेटाया और फिर वो खड़े होते हुए बोला, क्या बोल रही है आप? झील उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, वही जो तुमने सुना। वेरोनिका ने तुम्हें काबू किया और तुम समझ भी नहीं पाए। तुमने आकांक्षी को भी मार दिया। बोलते हुए उसने ध्रुव के सीने पर दिलवाले जगह पर हाथ रखा। ध्रुव के दिल की धड़कन में इस वक्त इतनी कम हो चुकी थी कि वो झील को महसूस भी बहुत कम हो रही थी और इस वजह से झील बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ध्रुव 2 कदम पीछे हटकर बोला, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सुना आपने? ना ही मैंने मेरी जहनसीब को जानबूझकर मारा, ना ही मैंने उन्हें जानबूझकर मारा। किसी को भी नहीं मारा मैंने। अगर वेरोनिका ने मुझे काबू में किया तो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। समझ में मुझे अभी भी नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन इतना समझ गया कि मेरी जहनसीब की मौत की वजह है वो। उसे खत्म करने के लिए मैं खुद मेरी जहनसीब के सीने पर, उसके दिल पर वार किया। वो वेरोनिका मेरी आंखों के सामने खत्म हुई, राख बन गई हो। झील चिल्लाते हुए बोली, वो वापस आएगी। जब आकांक्षी जन्म लेगी तो वो भी वापस आएगी। ध्रुव धीरे से बोला, क्यों आएगी? क्यों आएगी? जवाब चाहिए मुझे कि वो क्यों आएगी। नहीं आना चाहिए ना उसे। आप बहुत कुछ कर सकती हैं ना, तो आप उसे आने से रोको। मुझे नहीं पता आप उसे। झील बीच में चिल्लाकर बोली, नहीं रोक सकती, मैं नहीं रोक सकती। और तुमने जो किया, तुमने उसकी सजा भी मिलेगी। बोलते हुए झील अपने कदम पीछे लेने लगी। वहीं ध्रुव कंफ्यूजन से उसे देखने लगा था। झील कुछ पल रुककर तेज आवाज में बोली, मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। आई कस यू ध्रुव,
ना तो तुम पूरे तरीके से हेवन के रहोगे, ना तो तुम पूरे तरीके से हिल के रहोगे। तुम एक वैम्पायर रहोगे जिसके पास दिल नहीं होगा। तुम्हारा दिल आकांक्षी में धड़केगा, तुम्हारे दिल के साथ वो जन्म लेगी। तुम उसे अपने सामने देखोगे, उससे प्यार भी करोगे, पर उसे इजहार नहीं कर पाओगे। अगर इजहार किया तो खो दोगे। तड़पोगे तुम अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर, तड़पोगे, इंतजार में रहोगे उसके। आइकस यू ध्रुव, जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा तब भी तुम तड़पोगे। वैम्पायर की सबसे बड़ी तलब खून होती है, तुम्हें भी उसकी तलब लगेगी, जरूर लगेगी। ये सुनते ही अनजाने में ही ध्रुव की आंख से एक कतरा आंसू बह गया और वो आंसू जैसे ही जमीन पर गिरा, वो जमीन एकदम से बंजर सी होने लगी। ध्रुव अचानक से तेज आवाज में बोला, एक वादा है मेरा आपसे, जब तक मेरी जहनसीब वापस नहीं आएगी यहां से नहीं निकलूंगा मैं। वादा है मेरा आपसे, जिस दिन मेरी जहनसीब आएगी, जिस दिन उसने मुझे आकर देखा और जिस दिन उसने इस महल में कदम रखा, उस दिन तबाही आएगी सबके लिए। अगर वेरोनिका वापस आएगी तो ध्रुव भी आएगा, और अगर कोई वेरोनिका को वापस लेकर आएगा तो ध्रुव उसे भी खत्म करेगा। ये सुनते ही झील ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वो एकदम से मुड़ गई। वो ध्रुव को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ध्रुव ने इस वक्त उसके आंसू देखे तो उसके दिल में जो गुस्से की आग भड़क रही है वो एकदम से शांत हो जाएगी, और वो उसे शांत नहीं करना चाहती थी। ये वो आग थी जो आगे चलकर वेरोनिका से लेकर के उसे वापस लाने वाले का भी अंत बनने वाली थी। ये वो आग थी जो आगे चलकर दीवानगी का अंजाम देते हुए सबका अंत करने वाली थी। फ्लैशबैक एंड। प्रियांशी फ्लो पर बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वो बह नहीं रहे थे। झील भी उसके सामने बैठी थी और वही रूहानी कॉफी टेबल पर बैठकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। प्रियांशी अचानक से बोली, ध्रुव आपको गलत समझता है ना? उसे लगता है कि आपने उसे बर्बाद कर दिया है ना? झील कुछ पल रुक कर बोली, गलत नहीं लगता उसे, शायद बर्बाद तो कर दिया मैंने उसे। मोहब्बत का इजहार न करना बहुत बड़ी सजा होती है। जब भी वो तुम्हें देखता है, तुम्हें कुछ बोलना चाहे तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसका बोलना कहीं तुम्हारे लिए खतरा न बन जाए। मैं गुस्से में भी थी और जब उसकी धड़कनें रुकती हुई महसूस की तो डर भी गई। मुझे मेरे बेटे को बचाना था, इसके लिए अगर मुझे उसकी जिंदगी में कुछ और बनना पड़े तो मैं बन गई, जन्म देने वाली से श्राप देने वाली भी बन गई। प्रियांशी धीरे से बोले, मुझे अकेला रहना है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। झील एकदम से खड़ी हुई और फिर रूहानी का हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही रूहानी झील से बोली, मॉम आप ठीक हो? आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। आपको डैड की जरूरत है? झील गहरी सांस लेकर बोली, वीर की, ऑफ कोर्स मुझे उसकी जरूरत है और मैं उससे मिल लूंगी। अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, प्रियांशी को अकेले रहने की जरूरत है। रूहानी अचानक से बोली, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वेरोनिका वापस कैसे आ गई। जब प्रियांशी उनकी कमजोरी थी तो वो वापस कैसे आ गई, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी थी ना? झील रूहानी की आंखों में देखते हुए बोली, अगर प्रियांशी वापस आ सकती है तो वेरोनिका भी वापस आ सकती है। आकांक्षी का मरना और प्रियांशी के आने के बीच में वेरोनिका के लिए बहुत कुछ बदला है। वेरोनिका का अंत कभी भी प्रियांशी की मौत से नहीं हो सकती। उसका अंत सिर्फ और सिर्फ ध्रुव का हथियार और ध्रुव खुद है। वो खुद उसका अंत है, और ये सच है। उस वक्त जो हुआ वो ध्रुव को यहाँ तक लाने के लिए बनाया गया एक रास्ता था, जो कि कायनात ने डिसाइड किया था, और इसे कोई नहीं बदल सकता। झील की बात सुनकर रूहानी ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। वहीं प्रियांशी अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। वो बस कहीं खोई हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही थी, और वो सारी चीज ध्रुव और उससे जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ चुका था। प्रियांशी धीरे से बोली, ध्रुव मुझे तुम अभी के अभी मेरे सामने चाहिए। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद प्रियांशी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर ध्रुव की गोल्डन आइज से जा मिला। उसे देखते ही प्रियांशु ने एकदम से आगे बढ़कर ध्रुव को हग कर लिया। ध्रुव चुपचाप बैठा हुआ था। उसने प्रियांशी को हग बैक नहीं किया, वो बस सामने दीवार की तरफ देख रहा था। प्रियांशी धीरे से बोली, सब याद आ गया मुझे। ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारी आंखों में देखकर समझ में आ चुका है मुझे जहनसीब कि तुम्हें सब याद आ गया है। प्रियांशी धीरे से बोली, एक बार रोने की परमिशन दे दो, बहुत मन कर रहा है मुझे। ध्रुव बीच में ही बोला, बिल्कुल भी नहीं। एक बार रो चुकी हो, दोबारा नहीं रोगी तुम। बोलकर उसने प्रियांशी को खुद से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा।
ध्रुव उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम आंसू बहाओ, बहुत रो चुकी हो तुम पहले भी और मेरे जाने से पहले भी। वैसे रात हो चुकी है ना जहानसीब और दिस इज फुल मून। बोलते हुए ध्रुव की नजरें खिड़की से बाहर पूरे चांद पर गई। प्रियांशी ने एक बार मुड़कर पूरे चांद की तरफ देखा और फिर उसने अपने बालों को एक तरफ करते हुए ध्रुव को देखा। ध्रुव उससे बोला, तुम ठीक नहीं हो ना? प्रियांशी एकदम से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। ये सुनते ही ध्रुव ने गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने प्रियांशी के गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कंधे पर अपने फैंग्स धंसा दिए। प्रियांशी ने अपनी आंखें बंद की और उसके मुंह से हल्की सियाह निकल गई। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपने होठों को साफ किया और उसने प्रियांशी के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू। तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है, पर इजहार मैं तो करूंगी ना। आई लव यू बोलकर उसने ध्रुव के कंधे पर अपना सर रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव ने प्रियांशी के फोरहेड पर किस किया और अगले ही पल उसने प्रियांशी को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और फिर उसे लेकर बाहर चला गया। बेडरूम में पहुंचते ही ध्रुव ने धीरे से प्रियांशी को बेड पर लेटा दिया। कुछ पर प्रियांशी के चेहरे को देखने के बाद ध्रुव धीरे से बोला, गलत है वो किताबें जो कहती हैं कि इजहार जरूरी है। एक तरफ इजहार में दो तरफ इकरार। ये कहानी है हमारी और बेहद मेरी दीवानगी में बेहद तेरी कुर्बानी है। मेरी दीवानगी में मेरी आशिकी में तेरा इजहार जब शामिल हो रहा है तो एक बहुत खास एहसास हो रहा है। बोलकर उसने प्रियांशी के हाथ पर किस किया और फिर वहां से निकल गया। ध्रुव जैसे ही नीचे पहुंचा उसकी नजर रूहानी पर गई जो कि हॉल में खड़ी थी। ध्रुव तेज आवाज में बोला, तुम गई नहीं उनके साथ? रूहानी उसकी तरफ मुड़कर बोली, मुझे नहीं जाना था और मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे साथ अपना मन का कनेक्शन क्यों ब्रेक किया। तुम्हें पता है, मैं कब से तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ध्रुव उसके सामने आकर रुका और फिर उससे बोला, हेवन गया था मैं, और इसलिए कनेक्शन ब्रेक किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जो बातें मेरे और मून गुड्स के बीच हो रही है, उन बातों के बीच में तुम खुद आओ। रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, ये क्या बात हुई? मेरा घर है, मुझे पता चलना चाहिए कि आखिर बात क्या हुई। कुछ बोला उन्होंने तुम्हें? ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, राज की बात बताई है। राज ही रहने दो, अगर राज बताना होता तो कनेक्शन ब्रेक नहीं करता। रूहानी धीरे से बोली, इतना विश्वास नहीं है मुझ पर कि तुम मुझे अपनी बातें बता सको। पहले तो नहीं था ऐसा। ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहन हो तुम मेरी, अगर मैं एक तरफ हूं तो तुम दूसरी तरफ हो, लेकिन फिर भी मेरी रूह में जुड़ी हुई हो। नहीं बताने का रीजन मैं नहीं बता सकता, बस इतना याद रखो कि विश्वास है तुम पर तो है, बाकियों का पता नहीं। रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, और मॉम का क्या? डैड से तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि उन्होंने मॉम का साथ दिया, और मॉम का क्या? जयपुर, राजस्थान, रायचंद पैलेस। अगला दिन। झील इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और राजवीर उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। झील अचानक से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्रियांशी को सच बताया है और ध्रुव से बात करने के बाद बताया है, वो नाराज नहीं होगा। राजवीर उसे घूरते हुए बोला, वो नाराज नहीं होगा जान, लेकिन मेरी नाराजगी का क्या? मुझसे पूछा तुमने या मुझे बताया? झील एकदम से खड़ी होकर बोली, इसमें बताने की क्या बात थी? प्रियांशी को ये सच पता चलना चाहिए था। उसे सब कुछ याद आ गया। ये बहुत अच्छी बात है, वो ध्रुव को समझने लगेगी। राजवीर भी खड़ा होकर बोला, वो ध्रुव को वैसे भी समझ सकती है जान, ध्रुव उसे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जब उसे कुछ याद नहीं था, वो तब भी उसे समझ रही थी। झील धीरे से बोली, ओके, तो इस बात पर नाराज होना बंद करो प्लीज। राजवीर ने कुछ पल झील की तरफ देखा और फिर उससे बोला, ध्रुव से बात करनी है? झील झट से बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बात करना चाहेगा। अभी उस दिन जैसलमेर में जब मैं उससे मिली, तब वो बिल्कुल टूटा हुआ था। उसे थोड़ा टाइम लगेगा वीर, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती उसे। राजवीर धीरे से बोला, पर उसे वापस लाना होगा जान, वक्त आ गया कि वो एक बार फिर से अपने घर वापस आए। ये सुनते ही झील हैरानी से राजवीर को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के पैलेस में प्रियांशी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी कि तभी ध्रुव अंदर आते हुए बोला, कहाँ खोई हुई हो जहानसीब? ये सुनते ही प्रियांशी ने एकदम से ध्रुव को देखा और उससे बोली, पापा के बारे में सोच रही थी।
मुझे उनसे एक बार मिलना है और जानना है कि उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। आई वॉन्ट टू नो कि वो इन चीजों में क्यों इन्वॉल्व है। एक बार मिल सकती हूँ उनसे? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, जरूरी नहीं है जहांनसीब। प्रियांशी बेड से खड़ी होकर बोली, बहुत जरूरी है, मुझे मिलना है, मुझे जानना है। एक बार मिलने दो वरना मैं खुद चली जाऊंगी। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कोशिश करके देख लो, यहां से निकल भी नहीं पाओगी जहांनसीब, ये वादा है मेरा। प्रियांशी धीरे से बोली, क्या प्रॉब्लम है? एक बार मिलने दो, फिर मत मिलने देना, ओके प्लीज। बोलते हुए वो लाचारी से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन बस एक बार और, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे सब चलेगा। सी बोलकर वो एकदम से आगे बढ़ी और ध्रुव के सीने से लगकर बोली, आई लव यू। ये सुनते ही ध्रुव कुछ पल रुका और फिर उसने बिना कुछ बोले प्रियांशी के सर पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों पैलेस से निकल गए। ध्रुव गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वहीं प्रियांशी बाहर देख रही थी। वो अचानक से ध्रुव की तरफ मुड़ी और उससे बोली, एक सवाल है। ध्रुव सामने देखते हुए बोला, सवाल ये है कि मुझे ड्राइविंग क्यों आती है? प्रियांशी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाली हूं? ध्रुव एक नजर उसे देखकर बोला, कनेक्शन जहांनसीब, कनेक्शन है। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, ओके, जब पता चल चुका है तो जवाब दे दो। ध्रुव सामने देखते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ना सिर्फ अगर तुम चाहो तो मैं किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनकर दिखा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है बस। प्रियांशी धीरे से बोली, ओके, समझ गई कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें हर चीज की अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। प्रियांशी की बात का ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने शर्मा हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। प्रियांशी जल्दी से गाड़ी से उतरी और फिर वो बिना ध्रुव को देखे सीधे अंदर चली गई। उसकी इस हरकत पर ध्रुव ने सर हिला दिया और वो भी गाड़ी से उतरकर प्रियांशी के पीछे चला गया। वहीं प्रियांशी जैसे ही अंदर गई, उसकी नजर अभिनव पर गई, जो कि हॉल में बैठे थे। प्रियांशी तेज आवाज में बोली, पापा। ये सुनते ही अभिनव ने तुरंत प्रियांशी को देखा और वो धीरे से खड़े होकर बोले, प्रिया, तुम यहाँ पर। बोलते हुए उनकी नजरें प्रियांशी के पीछे आते हुए ध्रुव पर चली गई। अभिनव ध्रुव को देखते हुए बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रियांशी ने एक बार मुड़कर ध्रुव को देखा और फिर अभिनव को देखकर बोले, वो मेरे साथ आया है पापा, और ध्रुव मेरे साथ तो आएगा ही ना। बोलते हुए उसने एकदम से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। अभिनव प्रियांशी की तरफ बढ़ते हुए बोले, क्या बोल रही हो तुम? कुछ दिनों के लिए इसके साथ क्या गई? इसकी तरह बातें करने लगी हो तुम तो, ऐसे बोल रही हो जैसे रुपए। प्रियांशी बीच में बोले, जैसे मुझे सब कुछ याद आ गया। पापा, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मैं जानती हूं कि आप मेरे पापा हो, पर। अभिनव बीच में बोले, ये कि मैं नहीं हूं तुम्हारा सगा बाप। सब याद आ गया, इसका मतलब ये कि तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई है। ओके, तब तुम मुझसे क्या बात करने आए हो? जाओ, खुश रहो अपनी जिंदगी में। प्रियांशी अभिनव की तरफ बढ़ते हुए बोली, पापा प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करिए, मुझे आपसे बात करनी है, और चाहे कुछ भी हो जाए पर आपका मेरा रिश्ता चेंज नहीं होगा। आप मेरे लिए वही रहोगे जो हमेशा से थे, कोई नहीं बदल सकता, ध्रुव भी नहीं बदलेगा। बोलते हुए उसने एक नजर ध्रुव को देखा और फिर अभिनव को देखने लगी। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, सवाल का जवाब लेने आए हो तुम। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ है ना, वो बदलना चाहेगा। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था, कभी यहां पर आने नहीं देगा, तो आज क्यों लेकर आया है? ध्रुव तेज आवाज में बोला, क्योंकि आना चाहती थी मेरी जहांनसीब। अगर उसने जिद नहीं की होती तो मैं इस घर की तरफ कभी देखता भी नहीं। अभिनव उसे घूरते हुए बोले, कोई जरूरत भी नहीं थी तुम्हें देखने की। प्रियांशी अचानक से बोली, आप दोनों प्लीज शांत रहो। पापा, मुझे जानना है कि मैं आपके पास कैसे आए। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, पता तो चला होगा ना तुम्हें, ध्रुव की माँ झील, वो मुझे तुम्हारे पास लेकर आई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी। उसके बाद बाकी चीजें मैंने खुद पता लगाई धीरे धीरे, और अभी भी मुझे सब कुछ नहीं पता, पर जितना पता है उस हिसाब से मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है। प्रियांशी धीरे से बोली, मेरे बारे में हर चीज? मतलब वेरोनिका के बारे में, क्योंकि मैं उसी से जुड़ी हुई हूं ना। अभिनव ने कुछ पल प्रियांशी को देखा और फिर एक नजर ध्रुव को देखकर बोले, बताया नहीं तुमने इसे कि क्या है?
ये नहीं बताया इसकी अगर इसके पास पहले पावर थी तो पावर आज भी है। ये सुनती प्रियांशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने कुछ पल अभिनव को देखा और फिर ध्रुव को देखने लगे। जयपुर राजस्थान, शर्मा हाउस। प्रियांशी कंफ्यूजन से कभी ध्रुव को तो कभी अभिनव को देख रही थी, जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। वो अचानक से बोली, आप दोनों ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? कुछ ऐसा है क्या जो मुझे नहीं पता? सिर्फ आप दोनों को पता है। और एक बात, पापा क्या मतलब है आपका कि मैं नॉर्मल नहीं हूं? मैं क्या हूं? अभिनव कुछ बोलते कि उससे पहले ही ध्रुव बोला, कुछ भी नहीं हो तुम जहांनसीब, कुछ भी नहीं। बोलते हुए उसने एकदम से प्रियांशी का हाथ पकड़ा और फिर अभिनव की तरफ मुड़कर बोला, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो अभिनव शर्मा, ज्यादा चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ करूं या ना करूं, पर कोई और है जो तुम्हें कुछ कर जाए। बोलकर वो प्रियांशी को लेकर वहां से जाने लगा। तभी प्रियांशी एकदम से रुक कर बोली, इतनी जल्दी नहीं जाना मुझे, और मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ध्रुव उसकी तरफ मुड़कर तेज आवाज में बोला, कहा ना कुछ नहीं हुआ, चलो यहां से। इतना बोलकर ध्रुव घसीटते हुए प्रियांशी को वहां से ले गया। उनके जाते ही अभिनव एकदम से सोफे पर बैठे और धीरे से बोले, कितने भी कोशिश कर लो ध्रुव, पर वो सच नहीं छुपा सकता। जब सब सामने आ रहा है, वेरोनिका सामने आएगी, तो फिर प्रियांशी को भी पता चलेगा कि उसके पास पावर है, नॉर्मल इंसान नहीं है। वो वेरोनिका की बेटी है, उसके पास डेमोनिक पावर है। बोलते हुए उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही ध्रुव प्रियांशी को लेकर जैसे गाड़ी के पास पहुंचा, उसने उसका हाथ छोड़ा और उससे बोला, अगली बार से तुम यहां पर आने की जिद बिल्कुल नहीं करोगी, ये इंसान मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रियांशी झट से बोली, पापा है वो मेरे। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम जहनसीब मेरी हो बस। ये सुनते ही प्रियांशी एकदम से चुप हो गई और वो बस ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने उसे बैठने का इशारा किया। प्रियांशी बिना कुछ बोले पैसेंजर सीट पर बैठी और फिर ध्रुव ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रियांशी धीरे से बोली, नाराज होने की जरूरत नहीं थी, वो बस ऐसे ही बोल रहे थे। उन्हें मेरी फिक्र है, तुम समझ रहे हो ना? ध्रुव सामने देखते हुए बोला, फिक्र मुझे भी है तुम्हारी जहांनसीब, और सबको है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बकवास करे। मुझे उनकी बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुना। ये सुनते ही प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपने पैलेस के बाहर गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी से उतरकर उसने प्रियांशी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर गया। गेट के अंदर पहुंचते ही ध्रुव एकदम से मुड़ा और फिर उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। इस वक्त ध्रुव की आंखें लाल होने लगी थी और वो चारों तरफ देख रहा था। तभी प्रियांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, ध्रुव। ये सुनते ही ध्रुव ने खुद को नॉर्मल किया और उसने मुड़कर प्रियांशी की तरफ देखा, जो परेशानी से देख रही थी। ध्रुव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, कुछ नहीं हुआ जहांनसीब, चलो। इतना बोलकर वो प्रियांशी को अंदर लेकर गया और उनके पूरी तरह अंदर जाते ही गेट बंद हो गया। प्रियांशी चारों तरफ देखते हुए बोली, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? तुम अपनी फैमिली के पास वापस कब जाओगे? I mean, तुम्हारे डैड, तुम्हारी मॉम, रूहानी, सब लोग हैं ना? और नूरी मासी भी तो है। ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, मैं वहां नहीं जाने वाला। बोलकर वो ऊपर जाने लगा था। प्रियांशी धीरे से बोली, वहां क्यों नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। इतना बोलकर प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर ध्रुव के पीछे जाते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? तुम्हारा घर है, तुम्हें जाना पड़ेगा। ध्रुव एकदम से रुका और फिर प्रियांशी की तरफ मुड़कर बोला, मेरी मर्जी जहांनसीब, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। प्रियांशी उसके सामने आकर रुकी और फिर बोली, तुम्हें जाना पड़ेगा और ये मैं डिसाइड करूंगी। ध्रुव अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, और ये तुम क्यों डिसाइड करोगी? कौन हो तुम? प्रियांशी झट से बोली, तुम्हारी जहांनसीब हूं तो तुम्हें क्या करना मैं डिसाइड करूंगी, और जो मैं डिसाइड करूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्रुव में एकदम से उसके कमर पर हाथ रखा और फिर उसे घूरते हुए रेलिंग से टीका दिया। प्रियांशी ने ध्रुव के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। ध्रुव उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं? प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, अब तो बहुत अच्छे से याद आ गया, तुम कौन हो। बोलते हुए उसने ध्रुव के गले में अपनी बाहें डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। उसकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल वैसी थी जैसी पहले हुआ करती थी। ये स्माइल बिल्कुल भी ऐसी थी
जैसी 100 साल पहले होती थी, जानी पहचानी और मोहब्बत भरी। ध्रुव ने बिना कुछ बोले अपना चेहरा और झुकाया, और फिर उसने प्रियांशी के गाल पर अपने होंठ टीका लिया। धीरे धीरे ध्रुव उसके गाल से होते हुए नीचे बढ़ने लगा, और उसने उसके कंधे पर किस किया, जहां पर लाल निशान था। प्रियांशी ने एकदम से अपना सर टेढ़ा कर लिया, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका हाथ धीरे धीरे ध्रुव के लंबे बालों में चलने लगा। वही ध्रुव के होंठ प्रियांशी की गर्दन पर चल रहे थे। धीरे धीरे ध्रुव प्रियांशी के कान के पास पहुंचा, और फिर फुसफुसा कर बोला, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो जहांनसीब, मैं तुम्हारी मर्जी सुनूंगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई। बोलकर उसने प्रियांशी को एकदम से छोड़ा, और फिर पीछे हट गया। प्रियांशी ने अपनी आंखें खोलकर ध्रुव को देखा, और धीरे से बोली, ये क्या बात हुई? ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इज्जत तुम्हारी इतनी है कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नजर उठाकर ना देखूं, पर कुछ चीजों में तुम्हारी मर्जी भी बेफिजूल रहती है। सुन लिया, अब चुप रहना। बोलकर वो बेडरूम की तरफ चला गया। प्रियांशी खुद से बोली, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं, तुम्हें तुम्हारे घर वापसी भेजकर रहूंगी मैं, ये ध्रुव की जहांनसीब का वादा है। इतना बोलकर प्रियांशी तुरंत बेडरूम में गई, और उसने देखा कि ध्रुव इस वक्त अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देखते ही उसके कदम एकदम रुक गए, और वो गौर से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव ने एकदम से मुड़कर प्रियांशी की तरफ देखा और उससे बोला, क्या? प्रियांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, यही देख रही हूं कि वैम्पायर तो कहानियों में हॉट लगते थे, पर सामने तो कुछ ज्यादा ही हॉट लगते हैं, नहीं? ये सुनते कि ध्रुव के फेस पर अचानक से तिरछी मुस्कान आ गई। उसने एकदम से प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके कान में बोला, हॉटनेस देखनी है मेरी जहांनसीब को? प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, दिखानी है तुम्हें। ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी को घुमाया, जिस वजह से प्रियांशी की पीठ उसके सीने से लग गई। ध्रुव ने बिना कुछ बोले प्रियांशी के बालों को एक तरफ किया, और फिर उसने उसके कंधों पर अपने होंठ टिका दिए। प्रियांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव के होंठ प्रियांशी के कंधे से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। उसने प्रियांशी का दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और फिर उसे एकदम से अपनी तरफ घूम लिया। प्रियांशी ने अपनी आंखें खोलकर ध्रुव की आंखों में देखा। वो कुछ कहती कि तभी ध्रुव ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। प्रियांशी ने ध्रुव के बालों को मुट्ठी में भर लिया। धीरे धीरे वो दोनों एकदम से बेड पर गिरे। प्रियांशी ध्रुव के नीचे थी और उन दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव में प्रियांशी के होठों को छोड़ा और फिर धीरे से बोला, और देखना है? प्रियांशी गहरी सांस लेते हुए बोले, ध्रुव, आई वॉन्ट यू। ये सुनते ही ध्रुव ने बिना एक पल गवाए प्रियांशी के होठों को फिर से कैप्चर किया और फिर धीरे धीरे उसके हाथ प्रियांशी की पूरी बॉडी पर चलने लगे। कुछ पल में उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे। प्रियांशी का एक हाथ ध्रुव के बालों में था, वही ध्रुव के दोनों हाथ प्रियांशी के कंधों पर थे और वो ब्लैंकेट के अंदर था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे, और इस बार प्रियांशी इस कदर को होशो हवास में थे कि वो ध्रुव में पूरी तरीके से खुद खोई हुई थी। करीब 2 घंटे बाद प्रियांशी बेड पर लेटी हुई थी। वहीं ध्रुव अभी भी उसके ऊपर था और वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके दोनों हाथ प्रियांशी के सर के आसपास से टिके हुए थे। प्रियांशी धीरे से बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ध्रुव धीरे से बोला, क्योंकि मेरा मन कर रहा है जहांनसीब, कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो तुम मेरे अंदर ऐसी हालत में। ये सुनने प्रियांशी के गाल एकदम से लाल हो गए और वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, कितनी बेशर्म जैसी बातें करते हो तुम। ध्रुव उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, वजह तुम ही हो जहांनसीब। बोलकर उसने प्रियांशी की नोच पर किस किया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। प्रियांशी ध्रुव के गाल पर हाथ रखकर बोली, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये सुनते ही ध्रुव, जो अभी तक बहुत खुश था, उसकी आंखें एकदम से सर्द हो गईं। वो उठने वाला था कि तभी प्रियांशी ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और उसे वापस अपने पास खींच लिया, जिस वजह से ध्रुव एकदम से प्रियांशी के ऊपर गिरा और इसी के साथ प्रियांशी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, ऐसी हरकतें करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए जहांनसीब। प्रियांशी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, मुझे लगी है और तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम तो वार्निंग दे रहे हो तारानकन। ध्रुव ने प्रियांशी के दोनों हाथों को अपने गले से हटाया और उससे बोला, वार्निंग देना जरूरी है। और एक बात, मैं नहीं जा रहा, मतलब नहीं जा रहा, और अगर तुमने बोला तो तुम्हें मैं खुद यहां से कहीं और भेज दूंगा। प्रियांशी हैरानी से बोली,
तुम मेरे बिना रहोगे? ध्रुव उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। नहीं जहांनसीब, मैं तुम्हारे बिना क्यों रहूं? इतना अच्छा मैं कभी नहीं था कि तुम्हारे बिना रह लूं। तुम्हें कहीं और भेजूंगा, फिर खुद को यहां से दूर करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर सब खत्म, राइट? प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, ये गलत बात है। ध्रुव उसके लिप्स पर हल्के से किस करके बोला, यही सबसे सही बात है। बोलकर वो एकदम से खड़ा हो गया और प्रियांशी ने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने कपड़े पहनकर वो वापस प्रियांशी के पास गया। प्रियांशी एकदम से बोली, बस जहां ही वहीं रुक जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। बोलकर उसने करवट ले ली और फिर खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरीके से कर लिया। ध्रुव बिना कुछ बोले प्रियांशी के पास बैठा। इससे पहले कि वो उसे टच भी कर पाता, उसे अचानक से कुछ एहसास हुआ। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और फिर मन में बोला, मुझे कनेक्ट करने का रीजन? उसे मन में कनेक्शन के थ्रू रूहानी बोली, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आ सकते हो? रूहानी की ये बात सुनते ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और फिर एक नज़र प्रियांशी को देखकर वहां से चला गया। ध्रुव के जाते ही प्रियांशी ने अपनी आंखें खोली और उसने मुड़कर गेट की तरफ देखा। फिर खुद से बोली, ये क्या बात हुई? मैंने इसे जाने के लिए बोला और ये सच में बिना कुछ बोले चला गया। जयपुर, राजस्थान। ध्रुव इस वक्त रूहानी के सामने खड़ा था और वो दोनों एक पहाड़ी के पास थे। ध्रुव रूहानी को देखते हुए बोला, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? रूहानी कुछ पल रुककर बोली, कुछ खास बात करनी थी, और वो खास बात यह है कि दक्षित से मुझे पता चला है कि वेरोनिका यही जयपुर में है और वो प्रियांशी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही ध्रुव ने एकदम से रूहानी को देखा। वो कुछ पल रुककर बोला, दक्षित को एहसास है कि वो कहाँ पर है? रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, ध्रुव, अगर दक्षित को एहसास भी होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक एंजल है और वेरोनिका जैसी शक्ति का सामना वो अकेले नहीं कर सकता। उसका सामना तुम्हें करना है और उसके लिए तुम्हें एक बार घर वापस आना होगा और उसके बाद हमें वो ढूंढना है, वो हथियार जो वेरोनिका का अंत है। तुम्हें पता है ना, ये कहानी तभी पूरी होगी जब वेरोनिका मारेगी। ध्रुव सामने देखते हुए बोला, वो मारेगी रूहानी और मेरे हाथों मारेगी, क्योंकि उसका अंत मैं हूं। रही बात हथियार ढूंढने की, तो वैसे भी ढूंढा जा सकते हैं, उसके लिए मुझे वापस। रूहानी बीच में बोली, जरूरत है तुम्हें वापस आने की। जरूरत है मॉम डैड के लिए, मेरे लिए, प्रियांशी के लिए। प्रियांशी को तुमने अपने पास रखा है, पर अब तक उसे अपने इस जन्म की पावर का रियलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। वो खुद को इंसान समझती है, उसे बताना जरूरी है कि वो इंसान नहीं है। ध्रुव अचानक से बोला, और बताना जरूरी क्यों है? कल को फिर से वो मुझे भुलाने की कोशिश करे, कोई भी कोशिश करे, और इसके बदले उसके जान पर बात आए तो मुझे वो नहीं चाहिए। रूहानी ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, ये सही नहीं है। तुम उसे उसके वजूद से मिलने से रोक रहे हो, क्योंकि तुम्हें उसे खोने का डर लग रहा है। ये सुनते ही ध्रुव दूसरी तरफ देखने लगा। रूहानी ने एकदम से ध्रुव का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या फील कर रहे हो। बहन हूं तुम्हारी, जुड़ी हुई हूं तुमसे, तुम्हारे इमोशन तुम्हारी जितनी फील कर सकती हूं मैं। तुम जानते हो, हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसलिए बोल रही हूं, प्रियांशी का यहाँ रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है उसके लिए, किसी के लिए ना सही पर प्रियांशी के लिए, मान जाओ प्लीज। ये सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल रूहानी की आंखों में देखा और फिर उसका हाथ हटाकर बोले, जाओ यहां से। रूहानी लाचारी से बोली, ध्रुव, एक बार तो ढंग से मेरी बात सुन लो, कभी तो मान लिया करो। अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, तुम्हारे लिए मांग रही, क्योंकि तुम्हें खुश देखना है तो। ध्रुव बीच में बोला, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। ये सुनते ही रूहानी ने अपने कदम पीछे लिए और कुछ पल ध्रुव को देखने के बाद वो वहां से चली गई। रूहानी के जाने के बाद ध्रुव अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो सामने देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं रूहानी गाड़ी ड्राइव कर रही थी और वो ध्रुव के बारे में सोच रही थी। रूहानी खुद से बोली, ये एक मेरा भाई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। उधर मॉम इस इंतजार में है कि कभी तो ये बात सुने, और डैड, वो पता नहीं क्यों शांत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेली क्या करूं? प्रियांशी से बात कर ली, उसने भी मानने की कोशिश कर ली। अब कौन है जो इस ध्रुव को मना पाए? बोलते हुए रूहानी सामने देख रही थी कि तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आया और नीचे गिर गया। रूहानी ने एकदम से ब्रेक लगाया और वो तुरंत बाहर गई। उसकी गाड़ी के सामने कोई बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी और उसने एक काले रंग का शॉल लपेटा हुआ था।
रूहानी उसके पास बैठकर बोली, आंटी आप ठीक हो? वो बूढ़ी औरत एकदम से उठकर बैठी और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। दरअसल कुछ लोग पीछे पड़े थे, उनसे भागते हुए यहाँ आई और गिर गई। ये सुनते ही रूहानी ने मुड़कर एक तरफ देखा। वहां पर कुछ आदमी थे जो वापस जा रहे थे। उन्हें देखते ही रूहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे बूढ़ी औरत की तरफ मुड़कर बोली, अब आप ठीक हो? वो बूढ़ी औरत कुछ पल रुककर बोली, ठीक होकर भी नहीं हूं, बहुत भूख लगी है। रूहानी झट से बोली, मैं आपकी मदद करती हूँ। बोलते हुए उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उस औरत ने रूहानी का हाथ थामा और फिर वो खड़ी हुई। रूहानी उस औरत को वहीं पास में एक चाय की टपरी पर ले गई और फिर उसने उसे औरत के लिए चाय और कुछ बिस्कुट के पैकेट ऑर्डर कर दिए। वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी खा रही थी और रूहानी चारों तरफ देख रही थी। वो बूढ़ी औरत अचानक से बोली, बेटा इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर अगर मैं अकेले अकेले ऐसे ही खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी बैठ जाओ। रूहानी धीरे से बोली, नहीं आंटी। आप वो औरत बीच में बोली, प्लीज बेटा। ये सुनते ही रूहानी कुछ पल खड़ी रही और फिर वो मुस्कुराते हुए उसे बूढ़ी औरत के बगल में बैठ गई। अचानक उस बूढ़ी औरत ने एकदम से रूहानी के सर पर हाथ फेरा, जिसे फील करते ही रूहानी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आने लगा, जिसकी बंद आंखें उससे बहुत साफ साफ दिख रही थी पर चेहरा धुंधला सा। वो औरत अभी भी रूहानी के सर पर हाथ फेर रही थी। वही रूहानी की आंखों के सामने का विजन क्लियर होता जा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चेहरा था। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के सामने अब एक ग्रे व्हाइट आंखें थीं जो खुद उसकी आंखों में देख रही थीं। ये दिखते ही रूहानी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो झट से खड़ी हो गई। उस बूढ़ी औरत का हाथ हवा में ठहर गया और वो गौर से रूहानी को देखने लगी। रूहानी एकदम से उसे बूढ़ी औरत को देखा और वो 2 कदम पीछे हट गई। उसकी इस हरकत पर वो बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोले, शुक्रिया बेटा, मदद के लिए। बोलकर वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई और वहां से चली गई। रूहानी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और वो बूढ़ी औरत को देख रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ी हुई थीं और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वही अभिनव अपने स्टडी रिपोर्ट्स पर कुछ लिख रहे थे। उनकी ये वाली रिपोर्ट्स ये साबित करने के लिए थी कि अगर एंजल होती है तो उनकी शक्तियां, उनकी कमजोरी क्या होती है। अभिनव लिखते हुए बोले, एंजल्स की सबसे बड़ी कमजोरी कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। सारे एंजल्स वो नहीं होते जो नेगेटिव शक्तियों को यूं ही पहचान जाए। कुछ इतने मासूम होते हैं जो नेगेटिविटी को समझ नहीं पाते और वो मदद करने चले जाते हैं, फिर एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां से उन्हें निकलना नामुमकिन हो जाते हैं। ये लिखने के बाद उन्होंने नीचे अपने सिग्नेचर किया और फिर फाइल बंद करते हुए बोले, पता नहीं प्रियांशी कैसी होगी। बोलते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर सर हिलाकर वो अपने काम पर लग गए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के पैलेस में रात हो चुकी थी और प्रियांशी ध्रुव का वेट कर रही थी जो अभी तक नहीं आया था। वो इधर उधर घूमते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी एकदम से ध्रुव अंदर आया। प्रियांशी उसके पास जाकर बोली, तुम मुझे बोलकर गए थे कि तुम्हें कुछ काम है, तुम आ जाओगे, लेकिन तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुम्हें पता है मैंने पूरे दिन तुम्हारा वेट किया, और पहले बताओ तुम फोन यूज करते हो? ये सुनते ध्रुव ने बिना कुछ बोले अपने पॉकेट से फोन निकालकर प्रियांशी के हाथ में रखा और फिर वो उसके साइड से निकालकर आगे बढ़ गया। प्रियांशी ने एक नज़र ध्रुव के फोन की तरफ देखा और फिर वो ध्रुव के पीछे जाते हुए बोली, ओके, तुम फोन यूज करते हो, मैं समझ गई। मैं तुम्हारा नंबर ले रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हें कॉल करना था। मुझे तो पता ही नहीं तो मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करती। एक बार को ख्याल आया कि तुम्हारा नाम ले लूं, तुम सामने आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने सवाल किया कि मैंने तुम्हें बुलाया क्यों और कोई रीजन नहीं होता तो तुम मुझ पर गुस्सा करते। तो इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी ध्रुव ने एकदम से मुड़कर प्रियांशी को अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराई और उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, ध्रुव ठीक हो तुम? ध्रुव अचानक से बोला, जहनसीब, ऐसा है क्या कि मैं तुम्हें खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? क्या ऐसा है कि मैं सबसे अलग रहकर तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता? ये सुनते ही प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सर उठाकर ध्रुव को देखते हुए बोली, मेरी आंखों में देखो। ये सुनते ही ध्रुव ने प्रियांशी की डार्क ग्रीन आईज में देखा और फिर बोला, तुम्हारी आंखों में तो देखने की आदत है मुझे। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, तो सुनो, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो,
क्या तुम वेरोनिका के पूरे खानदान से लड़ जाओगे? पर फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, या इसलिए नहीं कि तुम कोई गलती कर बैठोगे, इसलिए कि फैमिली स्ट्रेंथ होती है। कहने को मेरे पापा मेरे सगे पापा नहीं है, बट मेरे लिए वो मेरी बैकबोन है। तुम्हारे लिए भी तुम्हारी फैमिली वही है। चाहे तो इनकार करो पर हकीकत नहीं बदलेगी। ध्रुव उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, तुम हमेशा सही बोलती हो जहनसीब, तुम्हें पता है तुम्हारी बातों को मैं नहीं टाल सकता। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोले, तो मत टालो जो मैं बोल रही हूँ। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कि तुम मेरी बातों को टालो और मैं सही बोल रही हूँ। मुझे पता है तो घर वापसी का वक्त आ गया है क्या? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, शायद हाँ। ये सुनती प्रियांशी की स्माइल और बड़ी हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।